जनरल दयाल, काटजू साहब हाथ उठा रहे हैं, उनको बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं काटजू साहब। देखिए, हमें वास्तविकता का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मसला यूरोपियन सिक्योरिटी का है। सबसे पहले अरविंद जी मुझसे सहमत होंगे, मुझे विश्वास है। इस यूरोपियन सिक्योरिटी और नेटो के फ्यूचर का। नेटो वाहिद अलायंस है जो मिलिट्री अलायंस है दुनिया। इस वक्त हमारे पास क्या, हम ये मानता हूं मैं कि हम भारत 56 का, 68 का या 79 का भारत नहीं है, 79 का भारत नहीं है। आज भारत की क्षमता है, लेकिन क्या हमारे पास ये क्षमता है कि हम दो वीटो विल्डिंग परमानेंट मेंबर्स के बीच में जाके मीडिएट करें? देखिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितनी हमें क्षमता है, वो हमारी बात सुनेगा तो क्यों सुनेगा। काटजू साहब, मैं आप ही की बात, काटजू साहब, भारत को ये क्यों नहीं करना चाहिए? भारत को मीडिएशन का काम क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप पुतिन के भी दोस्त हैं, जब आप यूएस के भी दोस्त हैं, दोनों के स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी हैं, आप डिफेंस डील्स भी कर रहे हैं, तो भारत को क्यों ये कोशिश नहीं करनी चाहिए? किस बात का भारत को नुकसान हो सकता है? इजाजत दे दें जी, एक शब्द कहने की इजाजत दे दें। ये दोस्ती के आधार पे चीजें नहीं सुलझती हैं। इसमें हित आ गए हैं, सामरिक हित आ गए हैं, फंडामेंटल बुनियादी सामरिक हित आ गए हैं। उन सामरिक हितों को हमें समझना। पुतिन आज से नहीं, सालों से कह रहे हैं कि आप यूक्रेन को नहीं नेटो में लें। एक उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ कर दी। वो तो यहां तक कहते हैं कि यूक्रेन तो वास्तविक में एक इंडिपेंडेंट देश ही नहीं है। उनकी स्पीच पढ़ लीजिए। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो कह रहा है ये बुनियादी अधिकार है देशों का कि वो जिसके साथ जाना चाहें जाएं। हाँ, मैं मानता हूं कि एक्सप्लोर हमें सब करना चाहिए। मैं मानता हूं कि मोदी जी की छवि बहुत है, लेकिन फिर बड़ा नेता कभी अपनी जबान जाया नहीं करता। यह भी हमें याद रखना चाहिए जी। मुझे अपने प्रधानमंत्री की जबान की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता रहती कि उसकी साख कभी नहीं कम हो दुनिया जी। दयाल साहब, देखिए काटजू साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप इतने मजे डिप्लोमेट हैं, मैं उसको बिल्कुल नहीं डिस्प्यूट कर रहा कि हमें अपनी जबान, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, और ग्राउंड रियलिटी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? नाटो को अभी खतरा नहीं है। जब तक नाटो के बॉर्डर पर वॉर जाएगी, नाटो मोबिलाइज करेगा। आज नाटो ने ट्रूप्स मोबिलाइज नहीं किए साहब। 2 महीने से नाटो ने कोई मोबिलाइजेशन नहीं की है। सिर्फ बेसिस पे, सिर्फ जो नाटो टेरिटरी है लाटविया वगैरह में, वहां भी प्रेजेंस है। इतनी मतलब ना पोलैंड में उतनी भारी अभी तक उन्होंने मोबिलाइजेशन की है, तो मोबिलाइजेशन नहीं की है। नाटो की टेरिटरी को आज सिर्फ खतरा है यूक्रेनियन टेरिटरी को। तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को भी तो कोई इस मुद्दे पर समझा सकता है ना कि नाटो तो नहीं आया एड में, कि आपकी एड में कोई भी नहीं आया। आज आपको ये तो इनकी कंप्लीट मिस कैलकुलेशन है ना यूक्रेनियन लीडरशिप की। आज यूक्रेन को खतरा है, यूक्रेनियन पॉपुलेशन को खतरा है, यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर टाउनशिप को खतरा है। अगर ये रियलाइजेशन, मैं कहता हूं खाली हाथ पुतिन बिल्कुल बात नहीं करेगा। और इमरान क्यों गया, मैं ये भी आपको मतलब मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इमरान, पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज दिस टू स्मॉल इंडिपेंडेंट वो। लेकिन कुछ टेबल पर अगर आप ले जाएंगे तो पुतिन सिर्फ अगर किसी की सुन सकता है, मैं मानता हूं अभी, तो सिर्फ इंडिया की सुन सकता है। इसी में इंडिया की छवि है, वरना इंडिया तो स्टैंड बाय है, लेड बैक है, वेट एंड वॉच है। यही हमारी अफगानिस्तान में वेट एंड वॉच थी, यही हमारी यहाँ वेट एंड वॉच है। हमारे लोगों को भी वेट एंड वॉच है, हमारे स्टूडेंट्स ने भी वेट एंड वॉच की है ताकि जब बम पड़े तो। बहुत अच्छा पॉइंट आप दयाल साहब लेकर आए। अब मैं जनरल कुलकर्णी आपके पास आना चाहता हूं और ये पूछते हुए ये समझाइए मुझे कि ऐसी परिस्थिति में जब रूस में इमरान खान मौजूद हैं, जब पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है हफ्ते भर पहले, जब अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है, ऐसे में जब भारत का अगर आप नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट देखेंगे तो लगता है कि आप बड़े बड़े मुल्कों के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंस से घिर गए हैं, जहां पे आपके इंटरेस्ट शायद बहुत पीछे होंगे उन देशों की नजरों में। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है ये जो नया अलायंस बनता जा रहा है, पाकिस्तान, चीन और अब रूस भी?
सुमित जी, बहुत मतलब पेचीदा सवाल। और मेरी जो सोच है, आप देखिएगा जिस तरीके से यूक्रेन में हो रहा है, उसी माफिक अगर आप हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान की लड़ाई हिंदुस्तान ही लड़ेगा। हिंदुस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं देखेगा। जब लड़ाई होगी लद्दाख में या अरुणाचल में या कहीं पर भी, हिंदुस्तान ही अपनी लड़ाई लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार से यूक्रेन को सबने बता दिया है, सब सहानुभूति दे रहे हैं यूक्रेन को, पर लड़ेगा कौन? सिर्फ यूक्रेन लड़ेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में कि हमने इनको भी साथ, मालूम है लड़ाई हमारी, पर कहां पर है जहां पे आप थोड़ी सी प्रूव कर सकते हैं, चाबी दे सकते हैं, वो है इंडो पैसिफिक। और कोई जगह नहीं है जहां पे आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपने इंडो पैसिफिक में किसी को भी चाबी देनी है तो आपका जो अलायंस उधर है वो भी बहुत जरूरी है। आपको अमेरिका, आपको ऑस्ट्रेलिया, आपको जापान, यूके, फ्रांस, इनको सबको साथ में रखना है। और वही है जो कि कोई भी किसी प्रकार का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है हिंदुस्तान के बरखिलाफ, तो वहां पे ट्विस्ट है। अरविंद गुप्ता जी, अरविंद गुप्ता जी, ये समझाइए कि चीन के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, रूस हमारे उत्तर में बिल्कुल सटा हुआ बैठा हुआ है, अमेरिका हिंदुस्तान से हजारों मील दूर है, भारत उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए है। खतरा तो बॉर्डर पे है ना। और ऐसे में जब ये अलायंस बन जाता है तो हम कितने सेफ हैं, कितने सिक्योर है हिंदुस्तानी आज की डेट में? देखिए, हमें जो चीन की कुछ स्टेटमेंट्स पिछले दिनों में आई हैं उस पर भी थोड़ा गौर करना पड़ेगा। चीन ने रूस का साथ तो दिया है, लेकिन कुछ अपनी पोजीशंस को नुआंस भी किया है। उनके वांगी जो हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कुछ सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट की बात भी की है। चीन के संबंध इस समय यूरोप के साथ काफी घनिष्ठ हैं। उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। बिल्कुल। यूक्रेन के साथ भी उनके काफी आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल संबंध उनके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी नीति को इस प्रकार से बनाएंगे कि वो यूक्रेन के साथ और यूरोप के साथ उनके संबंध नष्ट हो जाएं, बल्कि वो ऐसा करेंगे कि इस पूरी स्थिति से उनको आपस में क्या लाभ हो, इसके बारे में वो गौर और चिंता करेंगे। ये तो साफ बात है कि इस समय रूस सपोर्ट के लिए चीन की तरफ देख रहा है, लेकिन वो एक मॉरल सपोर्ट ही बेसिकली उसको चाहिए, और वो शायद ऐसी सपोर्ट भारत से भी अपेक्षा उसकी रखता होगा। लेकिन चीन इसका फायदा उठाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, खतरा तो हमको चीन से है। चीन ने बीते 2-3 साल में जितने एडवेंचर किए हैं अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे, वो दिन पर दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और हमें इसमें सतर्क रहना होगा कि चीन कुछ एडवेंचर एक और ऐसा हमारी सीमा पे ना कर दे। तो उस स्थिति को हमें उसके लिए एक तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय चीन क्या चाहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और उससे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे जो उसका असर होगा और जो ऑयल और गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी उसका उसके ऊपर भी नेगेटिव असर होगा। तो मुझे लगता है कि चीन जो है अपनी पोजीशन को थोड़ा नुआंस करेगा। लेकिन 1962 का वक्त याद करिए, वहाँ क्यूबा में अमेरिका व्यस्त था और यहाँ चीन ने क्या किया था हिंदुस्तान के साथ, कैसी मुंह की खानी पड़ी थी। सारी दुनिया का ध्यान उस तरफ था काटजू साहब, और यहाँ पे हमारे इतनी बड़ी हार हो गई थी। चीन पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है काटजू साहब? चीन पर तो भरोसा क्या, किसी देश पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय खेल ही है। लेकिन जो अरविंद कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। चीन बहुत नुआंस पोजीशन रख रहा है, क्योंकि देखिए आज की दुनिया में ये कोई कबूल नहीं करता कि दूसरे देश पर इस तरह का आक्रमण हो जिस तरह रूस ने किया। तो भारत को खुल के आलोचना करनी चाहिए रूस की। वो जमाना चला गया जब इस तरह का आक्रमण हो सकता था। तो इसलिए अब रूस की जो सामरिक जो जरूरतें हैं उसके लिए लोगों को सहानुभूति हो सकती है। क्योंकि अब एक मैं शब्द कहना चाहता हूं जो मुझे लगता है आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए। हाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है कि सब देश समान हैं, सब देश सॉवरेन हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है, यूएन सिस्टम भी इस पे आधारित है कि महाशक्तियां, और खासतौर से वो 5 परमानेंट महाशक्तियां जो हैं जिसमें रूस शामिल है,
वो अपने सामरिक हितों को सर्वोपरि रखती हैं, इसीलिए उनके पास वीटो है जी। और जो जरूरत होती है वो इन महाशक्तियों की सामरिक हितों को रिकंसाइल करने के लिए कि इनका कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दुनिया संभाले और ये महाशक्तियां किस तरह बैलेंस करें और आगे बढ़ें। यही बैलेंस नहीं हो पाया इस बार। इसी बैलेंस की तो चूक हो, और पुतिन ये कहते गए कि हमारी जो सामरिक आवश्यकता है, हितों की आवश्यकता है, आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ये नहीं था जिस तरह उन्होंने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।